नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत रॉय और आपको वन एशिया के फ्यूचर टेंस चैनल में आपको आपका स्वागत है। फ्यूचर टेंस ये प्रोग्राम है, मैंने अभी पिछले इसके बारे में शुरू किया था। ये एक जो हमारे फ्यूचर में हमारे भविष्य में क्या होने हो सकता है और क्या होने जा रहा है, उसका एक स्पेक्युलेटिव ये प्रोग्राम है। और इसमें मैं किसी को डायरेक्टली सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी के दोष निकालने के लिए ये कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एनालिटिकल अप्रोच रख रहा हूँ जिसके अंदर मैं रैशनली जो हमें दिखाई दे रहा है फील्ड में बाहर जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पे हम क्या उसका आकलन कर सकते हैं, क्या उसका अर्थ निकाल सकते हैं, वो मैं करने वाला हूँ। और जो हमारे नेशनल भारत के अंदर के जो डेवलपमेंट्स हैं उसके किस तरह से इंटरनेशनल लेवल में उनका कैसा रिलेशनशिप है। और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो होता है सभी क्योंकि आज हमारा ग्लोबल विलेज करके कहा जाता है कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ इसकी वजह से हम जो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं अंदर भारत के अंदर के लिए लोगों के लिए उसका इंटरनेशनल जो पावर्स हैं या जो अंतरराष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं या जो पावर स्ट्रगल में है या जिनके पास पावर है या जो वीक हैं, जो हम पे डिपेंडेंट है, ऐसे जो जो भी अलग अलग जो डिग्रीज हैं देशों के पावर के जो स्केल में अगर देखेंगे तो उनके साथ में हमारा किस तरह से हम रिश्ता बना रहे हैं, कैसे बन रहा है। और उस रिश्ता बनाने के अंदर या रिश्तों को रिकैलिब्रेट जब हम करते हैं तो उस रिकैलिब्रेशन में हमारे अंदरूनी जो पॉलिसीज हैं उनमें क्या-क्या, कैसे-कैसे चेंजेस आते हैं, ये ब्रॉडली ये फोकस है। लेकिन मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी मेरा फोकस है कि इस पर्टिकुलर एपिसोड में ये मेरा फोकस है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, एनडीए, उनकी पॉलिसीज किस तरह से फ्रेम हो रही है और किस तरह से इंटरनेशनल जो हमारे इक्वेशंस आज के हैं, जिस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से वो मॉडिफाई हो रहे हैं। हमारे पॉलिसीज कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं उस उनके इससे। तो मैंने पिछले एपिसोड में ये मैंने कहा था कि भारत में जो मुस्लिम तुष्टिकरण की जो नीति एनडीए ने डबल कर दी है ऑलमोस्ट। आप अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स ही देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो खर्चा है, वो खर्चा डबल के ऊपर हो गया है। और उसके अंदर मेनली देखिए जैन्स और जो बौद्ध हैं या तो दूसरे माइनॉरिटी पारसी हैं, ये तो गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स तो ज़्यादा लेते नहीं हैं, इनसे कोई फ़ायदा उठाते नहीं हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कुछ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बल्क जो पैसा जाता है और जो पॉलिसीज़ बनते हैं, वो मुस्लिम्स के लिए बनता है। और हालाँकि वहाँ पे 18% या ऐसा कुछ दिया हुआ है मुस्लिम्स का जो नंबर है, बट वो इट इज़ मच मोर देन दैट, हमको सभी को पता है। मुस्लिम लीडर्स खुद कहते हैं कि 25% के ऊपर हम हैं, तो हम सेकंड मेजॉरिटी हैं, ऐसा वो खुद कहते हैं। तो हम ज़बरदस्ती उनको माइनॉरिटी मान के चलना, ये मूर्खता ही है। अब बात ये है कि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, कोई पत्रकार हैं, कोई मेडिकल डॉक्टर हैं, कोई प्रोफ़ेसर हैं, कोई जर्नलिस्ट, एक्स जर्नलिस्ट हैं, प्रेज़ेंटली जो जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऑथर्स हैं, कोई प्रोफ़ेसर्स हैं, इन लोगों का कैसे मोह भंग कैसे, और ये क्यों हुआ? उनका जो रैशनल है मैं वो प्रेज़ेंट कर रहा हूँ ताकि उस उनके व्यू पॉइंट से हमें ये पता चले कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो मैं अपने भी कुछ व्यूज़ रखूँगा और उनके व्यूज़ भी मैं कुछ अभी रखने वाला हूँ। तो पहले मैं नीरज अत्री जी का भी मैं इंटरव्यू आज सुन रहा था। नेहा लाल दास जो ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, उनके साथ में एक इंटरव्यू हुआ मैंने देखा आज। तो उसके अंदर इन दोनों का स्पेकुलेशन ये चल रहा है कि जो बंगाल का जो इलेक्शन हुआ, बंगाल के इलेक्शन के अंदर जो बंगाल के इलेक्शन के पहले जो कहा गया, हिंदू, हिंदू, हिंदू करके जो इन्होंने इलेक्शन जीता, अब वो जो जैसे इलेक्शन जीत गए, अभी इनका जो ऑफिशियल हैंडल है, उसके अंदर वो दे आर टॉकिंग अबाउट 67% जो हमें वोट ये मिले हैं, सपोर्ट मिला है, वो दलितों से मिला। ये कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप हिंदू सभी को अगर हिंदू के इसमें देखते हो, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं।
हालाँकि वो सिर्फ़ वो जंगल महल या तो जो दलित सीट्स हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं। तो दलित सीट है इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ पे सभी दलित हैं। तो टोटल देखा जाए तो कुछ 16-17% एससी-एसटी मिला के जो उनको सपोर्ट पैसा मिला है, ओवरऑल देखा जाए तो। बाकी तो सभी वर्णों के लोगों ने वोट किया है और उनके वजह से ही वो जीते हैं। तो 2014 से ही सारे हिंदुओं के नाम से ही ये जीत रहे हैं। तो इनका ऐसा स्पेकुलेशन है, 2 इनका स्पेकुलेशन था। एक कह रहे हैं कि जो नीरज अत्री सोच रहे हैं कि भई कोई ट्रोजन हॉर्स या कोई धुरंधर उनके अंदर बीजेपी के अंदर घुस गया और उनके पॉलिसीज़ को वो मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो अटेम्प्ट है, ये कहना जो कि किसी और की एलिमेंट की ज़रूरत है, ये गलत है। ये बाय नेचर ही भारतीय जनता पार्टी इज़ अ सोशलिस्ट एक ऑर्गनाइज़ेशन। कोई हिंदू पार्टी है ही नहीं, क्योंकि उनके अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, कल्चरल सोशलिज्म में ये विश्वास करते हैं। इनका जो मेन है ये दिस इज़ नथिंग टू डू विथ हिंदुत्व, ये हिंदू के वोट लेने के लिए करते हैं। अच्छा ये बात इज़ पॉलिटिक्स बट अभी इनका ये कहना दूसरा जो उनका कहना था जो नेहा दास जी का जो कहना था, वो ऐसा था कि वो कह रही हैं कि ये फिर से डिवीज़न क्रिएट कर रहे हैं। बंगाल के अंदर तो कोई डिवीज़न क्योंकि उतना वो कास्ट पॉलिटिक्स उतना नहीं है बंगाल के अंदर, ये सत्य है। लेकिन वो यूपी के इलेक्शन को सामने रखते हुए मायावती के वोट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ये अभी से ये लोग पोस्चरिंग कर रहे हैं कि दलितों ने हमको जिताया, दलितों ने जिताया, ताकि वहाँ के जो इलेक्शन में जो दलितों अच्छा अगर ये सत्य है, तो फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर जिनको हम सवर्ण कहते हैं, एक्चुअली सभी सवर्ण हैं, लेकिन जो एससी-एसटी नहीं है, जो नॉन एससी-एसटी जनरल कैटेगरी जो है, वो लोग इस पोस्चरिंग से भारतीय जनता पार्टी से और दूर जाएँगे। ऑलरेडी यूजीसी का जो केस हुआ है या जेएनयू का जो केस हुआ है, उसकी वजह से लोग दूर गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक तो लहर ही चल रही है कि भई हमको योगी को प्रधानमंत्री बनाना है किसी भी हालत पे। सभी को पता है कि अमित शाह और इनका दोनों का प्रॉब्लम है। ईगो क्लैशेज़ हैं या कुछ कोई तो भी पर्टिकुलर बेसिस पे कुछ क्लैश है, ये ओपन है, हमको डिटेल्स तो पता नहीं। तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट वो लोग जो कह रहे हैं। तो दूसरा जो एस्पेक्ट है, थर्ड जो एस्पेक्ट है वो कह रहे हैं कि अ, हमको पता ही नहीं भई क्या होने वाला है। मतलब ये क्यों कर रहे हैं? ये दलित का कार्ड क्यों खेल रहे हैं? ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो बात ये है कि पॉलिटिक्स ही ऐसी चीज़ है कि टू कीप द जनता कन्फ्यूज़्ड, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करना ही पॉलिटिक्स का मेथोडोलॉजी है, कि आपको समझ में नहीं आएगा ये क्यों कर रहे हैं और उनको भी उनका पर्पज़ ये है कि भाई आपको कन्फ्यूज़ किया जाए। सो ये तो अच्छा अब ये बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, क्योंकि हम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे का मुझे जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय जो इसके जो 2 जो स्ट्रिंग्स हैं, वो मुझे ऐसा समझ में आया कि देखिए जब यूएसएसआर था, तब तो यूएसएसआर ही बंगाल को कंट्रोल करता था। सीपीआई-एम इनफैक्ट कांग्रेस को भी यूएसएसआर ही कंट्रोल करता। भारत को यूएसएसआर पहले कंट्रोल से ज़्यादा ये कहेंगे कि इन्फ्लुएंस करता था हर पॉलिसी के अंदर उनके बेनिफिट के लिए वो करते थे और कम्युनिज्म को स्प्रेड करने का उनका आइडियोलॉजी स्प्रेड करने का अच्छा उस दौरान चाइना और रशिया के कोई संबंध अच्छे नहीं थे। हालाँकि दोनों कम्युनिस्ट थे, लेकिन इनके दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे। तो उस समय बंगाल को या दूसरे जो हमारे भारत कांग्रेस है या इनको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन चाइना तो भी रेड कॉरिडोर बना रही थी, पंप कर रही थी आर्म्स एंड एम्यूनिशन हमारे देश के अंदर नेपाल के थ्रू से और उनका ये था कि वर्टिकली भारत को डिवाइड किया जाए। ऐसा ये तो वेल नोन है, सभी को पता है। लेकिन अब जो हुआ है, अब ब्रिक्स भी बन गया है और उसके पहले तो रशिया और चाइना का दोनों का बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप होने लगा। हालाँकि रशिया भी चाइना के साथ हैप्पी नहीं है क्योंकि साइबेरिया के बहुत सारा पार्ट जो है जो साउथ ऑफ रशिया है,
वो उन्होंने चाइना ने कैप्चर कर लिया है बहुत सारा, मतलब वो दोस्ती में हमको जगह दो थोड़ा, हमको इनको भी बसाना है, उनको बसाना है, ऐसा करके करके फिर वो अभी वो छोड़ेंगे नहीं वो जगह। तो इससे रशिया कोई उससे खुश नहीं है। परंतु चाइना इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ा है आज के देश में, हमको मानना ही पड़ेगा। और ब्रिक्स बनने के बाद में आप देखो कि नक्सलवादी को कंट्रोल करने में भारत सरकार सफल हुए क्यों? उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि चाइना के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें चाइना के साथ में ऐसी कोई बात हुई होगी कि अब आप हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉर्ट आउट करिए। ये रिक्वेस्ट चाइना ने माना क्योंकि अभी उसको ही नंबर 1 सुपर पावर भी बनना है और बहुत सारे बाकी भी इंटरेस्ट्स हैं जो हमें कॉमन मैन को पता नहीं पड़ा। तो बट मोटा-मोटी जो दिखाई दे रहा है कि चाइना के साथ में जब हमारी दोस्ती बढ़ी, उसके बाद में ही नक्सल मूवमेंट को खत्म करने में ये लोग सक्षम हुए। सो इट इज़ नॉट कि भई हमारे जो अ, होम मिनिस्टर हैं, वो वो इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना ये काम हुआ है, ये ऐसा मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात बंगाल के अंदर अगर और अंदर आएँ तो अब क्या हुआ है कि चाइना के साथ दोस्ती के कारण भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने ये भी शायद अंडरस्टैंडिंग किया होगा कि ये जो बंगाल की जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी और जो इस्लामिक जो ये घुस रहे थे अंदर, जो बांग्लादेश को भी चाइना अप्रोप्रिएट कर भूटान को भी कर रहा था अप्रोप्रिएट, चाइना को भी अप्रोप्रिएट करने बांग्लादेश को भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। और बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन जो है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं कोई लोग कुछ कहते हैं कि सीआईए ने बनाया है बांग्लादेश के अंदर जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये सीआईए फंड कर रहा था और कुछ लोग कहते हैं कि चाइना वाज़ डूइंग। तो ये तो हमको पता नहीं हो सकता कि कौन क्या कर रहा था, लेकिन फॉरेन पावर्स ही उसको मैनिपुलेट कर रहे थे, इतना हम कह सकते हैं। तो वो जो मैनिपुलेशन है चाइना कर रहा था शायद, तो उसको ये ब्रिक्स बनने के बाद में शायद वो कम हुआ और ममता बनर्जी को निकाल फेंकने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो चाइना ने दिया है ना, मतलब क्या, जो चाइना ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रही थी पहले, अब वो सपोर्ट चाइना ने निकाल दिया। ये आकलन मेरा है, गलत भी हो सकता है, पर मेरा आकलन ये है कि जिस तरह से हमारा जो फ्रेंडशिप का हैंड चाइना ब्रिक्स के अंदर चाइना के साथ में हमारा जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे चाइना रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हमारे देश में हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। ये एक, तो ममता बनर्जी गई। अब बात ये है कि जो बुद्धिजीवी हैं भारत के अंदर, वो कह रहे हैं कि जीत तो गया भारतीय जनता पार्टी और वहाँ पे बंगाल में वो 1-2 दिन में ही वो गवर्नमेंट बनाएँगे, सब कुछ है। ये तो ठीक है, अच्छा हुआ, चेंज हुआ। लेकिन जो वहाँ के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो रहे, वो लोग नाराज होने लगे ऑलरेडी, क्योंकि ये जो दलित कार्ड खेलने लगे हैं ये लोग, इससे वो लोग नाराज है क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है ब्राह्मणों का, वैश्यों का, क्षत्रियों का, बंगाल के कायस्थों का, बहुत बड़ा वर्ग है और उनकी वजह से ही वो जीते हैं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एस सी एस टी और ये मथुआ को तो वहां से ये लोग लेके आए ताकि ये हो जाए। सो जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी संदीप देओल जी ने भी, हमारे मित्र हैं, वो सिमिलर एक वीडियो बना है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके पहले, इलेक्शन के पहले आप हिंदू हिंदू कर रहे थे, इलेक्शन के बाद में आप दलित दलित, अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे थे। तो इसका कारण ये है कि दे आर बेसिकली अम्बेडकराइट्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि इवन तमिलनाडु में जब प्रधानमंत्री गए थे, वहां पे परियार के गुणगान कर रहे थे। अब जो अंधभक्त हैं, वो कहेंगे तो अरे पॉलिटिक्स में तो ऐसे ही होता है। अरे तो अगर पॉलिटिक्स में ऐसा है तो मतलब यू आर आल्सो नॉट विदाउट एनी प्रिंसिपल्स। आप भी कोई प्रिंसिपल लेके चल नहीं रहे। हिंदुत्व लेके आप वो सिर्फ दिखाने के दांत है। एक्चुअली आप यू आर एन अपॉर्चुनिस्टिक करप्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड ये ऐसे करप्ट पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी देश, इंटरनेशनल जो देश है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके लीडर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा एप्स्टाइन फाइल्स में जो हुआ है, उसके तो अभी तक सब बाहर आए नहीं है। मैंने मेरे इस इससे जो पहला जो मैंने बनाया था वीडियो, उसके अंदर मैंने कहा है कि भाई जैसे-जैसे वो खुलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ट्रम्प जो हैं, वो जो भी इज़राइल ने कहा, नेतन्याहू ने जो कहा वो उनको करना पड़ा और उन्होंने किया ईरान के ऊपर जो भी अटैक वगैरह किया।
तो अभी शायद वो खुलेगा सब, क्योंकि कांग्रेस जो है, यूनाइटेड स्टेट का कांग्रेस जो है, वो कांग्रेस ही इज़राइल चलाता है। ज़ियोनिस्टिक जो क्रिश्चियंस है, ज़ियोनिस्टिक जो ज्यूज़ है, वो लोग ही चलाते हैं। यानी ज़ियोनिज़्म इसका अर्थ ये है कि भगवान ने ये उनके क्राइस्ट या गॉड ने वो जो जगह है वो इज़राइल के लिए ही रखा है। और क्यों? क्योंकि उस जगह में फिर भगवान का जन्म होगा, इसीलिए इज़राइल को वहाँ पे ही रखना चाहिए। सब दुनिया के साथ झगड़ा, मारा-मारी, खून-खराबा करके भी वहाँ पे उनको रखना है, ये ज़ियोनिज़्म का। और इवेंजेलिस्ट जो हैं, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, क्रिश्चियन वर्ल्ड के सब लोग नहीं, ये क्रिश्चियन जो लीडर्स हैं, जैसे पोप वगैरह जो हैं, इनका डायरेक्ट हाथ है इज़राइल को सपोर्ट करने पे। इज़राइल ज़िंदा रहे, ये उनका सबसे बड़ा उम, फ़ोकस है। और ये जो क्रिश्चियनिटी लेके ट्रम्प आए, तो उनको वो फँस गए अभी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी अगर लेके आए राइट विंग, सो कॉल्ड राइट विंग, तो फिर उनको क्रिश्चियनिटी में जो भी है, टेनेट्स हैं उनके जो भी, अलग-अलग जो उनका, मुझे पता नहीं क्या है। तो उसके अंदर ज़ियोनिज़्म ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्रिश्चियन ज़ियोनिज़्म कहते हैं इसको, कि भाई इज़राइल में फिर से भगवान जन्म ले, उनके जो गॉड है। इसीलिए उसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि क्योंकि ये एप्स्टाइन फाइल्स अभी खुलना मुश्किल है, तो फिर भारत में भी जो इनके कनेक्शंस एप्स्टाइन के थे, या जो वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहा था भारत को भी, या इन्फ्लुएंस कर रहा था, तो उसमें भी शायद रोक लगने के चांस है। हालाँकि कुछ लोग अमेरिका में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, रिपब्लिकन मेसी करके हैं, वो हैं हमारे भारतीय भी एक, मतलब अमेरिकन भारतीय भी हैं जो लड़ रहे हैं, और शायद उनके प्रेशर से कुछ हो जाए तो होगा, पता नहीं। सो पॉइंट टू कम बैक टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, देखिए कैसा ये रिलेशन होता है, इंटरनेशनल इंडिया का रिलेशन कैसे होता है। तो जो ममता बनर्जी को चाइना के सपोर्ट निकालने से ममता बनर्जी हार गई इलेक्शन में, ये एक वन ऑफ द कारण मुझे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस का लगा। और दूसरा जो है कि अब ये लोग यूपी के अंदर इलेक्शन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी सत्य है। तो यूपी के अंदर फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात तो अभी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो फिर ये कहाँ से इन्वेस्टमेंट्स आएँगे, ये तो आगे की बात है। यूरोप, अमेरिका, बाकी रशिया, चाइना से शायद आएँगे इन्वेस्टमेंट्स। और वहाँ पे दलितों को फ़ोकस करके शायद योगी महाराज को निकालने का भी प्रोग्राम होगा, पता नहीं। योगी महाराज को निकालने का इनका बहुत दिनों से चल रहा है, ये तो उनको पता ही है। तो देखिए, अभी बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को और बंगाल, वेस्ट बंगाल को साथ में करके, ये ममता बनर्जी का कोई एक प्लान ऐसा कोई था कि भई इसको एक अलग देश बना के उसके प्राइम मिनिस्टर वो बन जाए। ऐसा कुछ उसका प्लान था। ये एक स्पेक्युलेशन है। अब मुझे पता नहीं है कितना सत्य है, कितना झूठ है। अब वो प्लान उसका फेल हो गया। बहुत, क्योंकि वो तो वहाँ के जो ज जमात के साथ में उसका कुछ लेन-देन भी हुआ था, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें अब इसके वजह से देखिए, अब ऑब्वियसली हमको ये करना पड़ेगा कि ममता बनर्जी को अरेस्ट करना चाहिए। उसके जो गुंडे हैं सभी को अरेस्ट होना चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन ये होगा क्या? ये बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये खुद ही कोई सिंसियर पार्टी है ही नहीं। शुभेंदु अधिकारी खुद ही शारदा स्कैम में वो थे, कॉन्विक्ट हुए नहीं, पर वो इसके अंदर उनका नाम आया है। और वो सभी जानते हैं कि वहाँ पे वो ही इज़ गॉट लॉट ऑफ मसल पावर, नंदीग्राम और सब एरिया में। वो एक्चुअली ऐसा ऐसा है, तो फिर उनको इसमें लेके आपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर लेके उनको अभी एक हिंदू फेस बना दिया। ठीक है, पॉलिटिक्स है। अब जो दूसरे जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जैसे आप देखो, अभी मैंने आपको नीरज अत्री का बताया, संदीप देव का बताया। हमारी जो मधु दीदी, मधु किश्वर हैं, वो अंदर की बातें जानती हैं। वो कोई पत्रकार नहीं कि भाई नोट्स लेके वो सभी को रिकॉर्डिंग करके या स्टिंग ऑपरेशन करके वो सब डिटेल्स निकाल के आपको दिखाएँ। ऐसा थोड़ी है। वो शी इज़ एन इंटेलेक्चुअल, और शी इज़, और उसका वो प्रोफ़ेसर रही रही थी, और एकेडमिक थी। मानुषी भी उन्होंने पब्लिश किया था, कर रही थी। फिर अभी उनका चैनल भी है। तो उन्होंने क्लियर आरोप लगाया है कि
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो सीआईए के प्लांट हैं। उसका आधार वो ये देती हैं कि भाई आफ्टर राम जन्मभूमि का जब वो हुआ, जो क्या कहते हैं उसको, जो रथ यात्रा वगैरह जो भी हुई, उसके बाद में उन्होंने कुछ सालों के लिए, 1-2 3 सालों के लिए पॉलिटिक्स से संन्यास लिया था ऐसे। लेकिन उस दौरान वो अमेरिका में जाके, वो उनको बुलाया गया, वहां पे जाके वो जो उनका एक डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लीडर्स ये करते हैं, बनाते हैं वर्ल्ड ओवर। तो उसके अंदर उनको बुलाया गया और बहुत इधर उधर यूएस में घुमाया गया। हम्म, और फिर उनके बाद वो ब्रेन वॉश होके भारत है उनके, वहां पे तो ये त्रिवेदी भी गए थे और ये नुपुर शर्मा भी गई थी। तो ये सब लीडर्स को वहां पे वो लोग तैयार करते हैं और फिर भेजते हैं वापस। सब लीडर रेजिम वो कंट्रोल करते हैं। जैसे ईरान में क्या किया उन्होंने, पहले वो अमेरिका ने पहले शाह फिरौन को बिठाया, फिर उसके बाद उसको निकाला, फिर ये खोमेनी को बिठाया, खमेनी खोमेनी को, फिर उसको अभी नेक्स्ट जो खमेनी, उसको उड़ा दिया। मतलब ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर स्टॉक मार्केट का भी रिलेशनशिप है, जैसे कि बहुत अच्छे स्कॉलर्स भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा करने से स्टॉक मार्केट गिरता है, तो फिर जो बड़े बड़े ऑलिगार्क्स हैं, बिलियनर्स हैं, ये स्टॉक्स ले लेते हैं और फिर वो सब कंपनीज के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो उनका जो एजेंडा ऑफ कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, तो ये रॉकफेलर है, रूपर्ट मुर्डॉक है, ये बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं, वेक्सनर हैं, ये लोग, तो इनका ये एजेंडा होता है। जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि स्टॉक मार्केट नीचे गिरे, कमोडिटीज का नीचे गिरे, तो वो सब खरीद लेंगे। फिर उसके बाद में फिर अनाउंस करेंगे कि हम लोग, जैसे कि ईरान के केस में आपने देखा कि कितने बार उसने अनाउंस किया कि हम ट्रूस करेंगे, हम अभी समझौता करेंगे, हम ये करेंगे। हर बार वो फिर दूसरे दिन बोला मैं बॉम्ब करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। तो ये जो है फ्लक्चुएशन ऑफ द मार्केट है, उसका फायदा मिलता ही होगा किसी को। इनफैक्ट 9/11 के पहले भी जो एयरलाइंस के स्टॉक हैं, मुझे मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल के भी कुछ स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स लोग शॉर्ट पुट बोलते हैं उसको, खरीदने लगे। और उसमें बहुत सारे जो खरीदने वाले हैं, उसके अंदर एक्स सीआईए के भी लोग थे। तो एक फिल्म भी बनी थी उसके ऊपर, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, फ़ारेनहाइट 9/11 ऐसे करके फिल्म भी बनी, मैंने देखा है वो फिल्म। तो उसके अंदर भी पूरा बहुत सारा दिया हुआ है। इनफैक्ट बड़े-बड़े जर्नलिस्ट भी ये कहते हैं, फॉक्स न्यूज़ के एक एडिटर हैं, उन्होंने भी कहा है, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भई ये जो वॉर का जो सीन है, इट इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द स्टॉक मार्केट, एंड इसका जो प्रोसेस ऑफ ग्रैबिंग कंपनीज, बिग बिग कंपनीज, ये भारतीय भी कंपनीज को ये लोग खरीद खरीद सकते हैं। पता नहीं खरीदा भी होगा। अभी जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, डीआरडीओ को प्राइवेटाइज कर रही है, ये क्यों कर रही है, किसके फायदे के लिए कर रही है? ये ठीक है कि भाई साइंटिस्ट जो है उनका काम सिर्फ रिसर्च करना है, डिफेंस के ऊपर जो भी रिसर्च करना है उतना ही काम है उनका। एडमिनिस्ट्रेटिव इसके अंदर उनका रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा करप्शन और डिले, जो हमारी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उनके डिमांड्स जो है, वो जब भेजते हैं, इंडेंट भेजते हैं, तो इसको ये रिसर्च डेवलपमेंट में इतना देर लगा देते हैं कि तब तक वो उनकी जो नीड है, नेसेसिटी, वो ऑब्सोल्यूट हो जाती है। मिलिट्री की, समझिए 2-3 साल के अंदर उनको ये पर्टिकुलर एक सिक्योरिटी रिस्क दिखाई दे रहा है। तो वो रिस्क को एड्रेस करने के लिए वो इंडेंट करते हैं कि भाई हमें ऐसा-ऐसा कोई एक डेवलप करके दीजिए, हम आर्म एम्यूनिशन या कुछ भी हो, जो कि मैं इस सिक्योरिटी रिस्क को हैंडल कर सकता हूँ। समझिए डिफेंस ने दिया। तो ये रिसर्च वाले क्या करते हैं, इतना देर लगा देते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ही इनकी खत्म हो जाती है। तो और फिर डेवलप करके जब देते हैं तो वो ऑब्सोल्यूट हो जाता है। तो ये एक इनएफिशिएंसी दिखाता है, दोनों की तरफ, डिफरेंट एमओडी और ये भी, इसके अंदर एक इनएफिशिएंसी दिखाता है। तो इनएफिशिएंसी जो दिखता है, उसकी वजह से आप इम्पोर्ट करना शुरू करते हो, और इम्पोर्ट के अंदर एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ मिले होते हैं, किकबैक्स मिलता है। ये तो जग जाहिर है, सभी को पता है। सो आपने देखा कि ये कोई हमारे जो भारत के अंदर जो होता है, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इनके साथ में, इंटरनेशनल के साथ होता है। फिर आप देखिए आनंद रंगनाथन, डॉक्टर आनंद रंगनाथन जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, आई थिंक साइंस के सब्जेक्ट के वो प्रोफेसर हैं, तो आप सब लोग ही जानते हैं कि ही हैज़, वो दोनों
तरफ से वो बात मतलब जो गलत है उसको गलत बोलने की उनके अंदर हिम्मत है। तो उन्होंने कई बार कहा है कि हिंदू जो है ये भारत में 8th-9th क्लास सिटिज़न है और ये फैक्ट है। आप अगर कोई भी इस्लामिक इसके ऊपर या क्रिश्चियन इसके ऊपर आप कुछ भी बोलो, तो आप जेल चले जाओगे। तो गौतम खट्टर का आपने केस देखा, तो गोवा गोवा की पुलिस आके उसको ले गोवा में किसका राज है? बीजेपी का राज है। तो उसको उठा के लेके चले गए। जो उसने सच बात कही थी, वो जो सेंट कोई है उसके बारे में। तो गौतम खट्टर को अभी जेल वो कर दिया, अभी शायद बेल दिया होगा। तो उन्होंने ये कहा कि आप अगर लेकिन यही क्या वो सर तन से जुदा तन सर से जुदा ये जो करते हैं ये लोग, इसके लिए कोई अरेस्ट नहीं होता है। इनफैक्ट बांग्लादेश में इतने हिंदू मरे और इतने हिंदुओं का यहाँ पे कत्लेआम हुआ है भारत में, इसके ऊपर कोई प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर कोई एक शब्द नहीं बोलता। सेक्युलरिज्म का ये अर्थ नहीं है। आप कुछ भी सेक्युलरिज्म का अर्थ थोड़ी लगा सकते हो। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि सेक्युलरिज्म में हम सभी जो रिलिजन्स हैं, उनसे हम इक्वी डिस्टेंट हैं। आप ये बोल सकते हो। अगर वैसा है तो फिर आपने हमारे हिंदू मंदिरों को क्यों कब्ज़े में करके रखा है? जेसाई दीपक जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वो तो कई बार ये कह चुके हैं कि भाई आप ये मंदिरों को रिलीज़ करो। हम भी खुद भी हम जब एकम सनातन भारत दल में थे, हमारा ये एजेंडा ही था कि लेकिन हमारे जो टॉप लीडर अंकुश शर्मा जी वही भारतीय जनता पार्टी में चले गए और जो जो बाकी के जो टॉप लीडर्स थे वो चिकन आउट हो गए। हालाँकि उन्होंने टेक ओवर करना चाहिए था पार्टी को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो फिर हम सब हैरान हो गए कि भई ये क्या चल रहा है? फिर अब हमने एक वंदे मातृभूमि दल करके एक फॉर्म किया है। वो फॉर्मेशन अभी इलेक्शन कमीशन में जाएँगे, वो सब प्रोसीजर होगा। लेकिन बात ये है कि जब आप इलेक्शन कमीशन में कोई एप्लीकेशन करते हो, तब उसके अंदर लिखना पड़ता था ये सेक्युलर ये वगैरह-वगैरह। तो फिर ये एमआईएम, आईयूएमएल ये लोग कैसे इन्होंने रजिस्टर किया? भारतीय जनता पार्टी खुद कमल इसको कैसे यूज़ करते हैं? कमल तो एक भारत का एक आध्यात्मिक इसका वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक सिम्बल है। वो कैसे यूज़ करते हैं? कि उसको क्यों अलाउ किया? और भारत के लोग इतने मूर्ख हैं कि उसको हिंदू पार्टी समझते हैं, जो हिंदू पार्टी है ही नहीं। उनके वेबसाइट में भी आप देखेंगे लिखा है वी आर अ कल्चरल सोशलिज्म, सोशलिस्ट। सोशलिज्म का ये कॉन्सेप्ट ही लेफ्टिस्ट है। ये कॉन्सेप्ट ही कम्युनिस्ट का कॉन्सेप्ट है। ये जो अभी ये लोग दलित दलित कर रहे हैं, मुझे कोई किसी से द्वेष नहीं है। हमारे भारतीय जो भी वर्ण सभी वर्ण हैं, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सभी से हमारा भारतीय को हम हिंदू ही मानते हैं और उनसे हमारे बहुत सारे मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी बहुत सभी वर्ण के। तो मैं ऐसे डिस्क्रिमिनेट हम लोग करते नहीं। ना मेरे पिताजी, ना मेरे परदादा या मेरे कोई भी किन्होंने किसी ने ये ऐसा कोई किया नहीं है। ये जो नैरेटिव चल रहा है ना कि बहुत तकलीफ दिया, बहुत वो किया अत्याचार किया, तो फिर अभी के जो हिंदू हैं, जो सो कॉल्ड जिनको सवर्ण गलत है, पर सभी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इनको उनके जो तथाकथित अत्याचार उनके जो पूर्वजों ने किया था, उसका अभी उनको दंड मिलना चाहिए। ये प्रधानमंत्री खुद ने कहा है। तो अगर ऐसा है, तो फिर ये जो इस्लामिक जो लीडर्स थे, आए थे यहाँ पे जो चोर आए थे, डाकू डकैत आए थे, इन्होंने जो लाखों, करोड़ों की संख्या में भारतीय हिंदुओं को मारा, खून किया, तो अभी हमने वो करना चाहिए क्या? उनके लॉजिक के हिसाब से वो करना चाहिए क्या? ये पूछा जाना चाहिए। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरे खुद के जो व्यूज़ हैं, पर बाकी जो सभी जो सपोर्टिंग मैं भी एक एक काल में मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था, हिंदू समझ के मैंने उनको वोट किया था। लेकिन दे दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ नॉट टू बी हिंदूज़। डिसमेंटलिंग हिंदुइज़्म अगर हिंदुत्व अगर कोई कर रहा है, तो वो आरएसएस और बीजेपी कर रहा है, ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ।